दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए 5 राज्यों के, और जैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन ये दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं, वैसे ही सबसे ज्यादा मतलब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राजनीति से अलग अलग पूरे देश भर में जो सबसे ज्यादा व्यथित हुआ वो चेहरा भारतीय राजनीति में थे अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने तो एक तरह से व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। व्यंग्यात्मक टिप्पणी था राहुल गांधी का कि आज कई कांग्रेसी भी खुश होंगे जो उन्हें नहीं होना चाहिए था। यह एक कटाक्ष था ममता बनर्जी के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जो व्यथित चेहरा दिखा वो चेहरा था अखिलेश यादव का। नेक्स्ट डे अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं कोलकाता ममता बनर्जी को ढांढस बंधाने के लिए और यह कहने के लिए कि आपकी हार नहीं हुई है, आप हारी नहीं है, आपको जानबूझकर हराया गया है। वैसे ही चेन्नई पहुंच गए स्टालिन को ढांढस बंधाने के लिए। दरअसल अखिलेश यादव ममता बनर्जी और स्टालिन को ढांढस कम बंधा रहे थे। दोस्तों, वो खुद चिंतित थे अखिलेश यादव कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसा खूंटा उखाड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी उखाड़ सकती है, तमिलनाडु में जब एमके स्टालिन जैसा खूंटा कोई नई नवेली पार्टी 2 साल पहले गठित तमिल वेत्री करगम, जब स्टालिन जैसे स्थापित राजनेता और द्रविड़ मुनेत्र करगम जैसी स्थापित राजनीतिक दल की सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा अखिलेश यादव का। इसी चिंता में अखिलेश यादव ने अपनी सॉलिडरिटी शो करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए और तमिलनाडु पहुंच गए। दरअसल अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी सुनिश्चित है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पहले की तुलना में, पूर्व की तुलना में अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं। इसलिए मजबूत हुए कि पहले अखिलेश यादव के पास केवल MY समीकरण बच गया था, अब अखिलेश यादव के पास PDA है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मतलब उसमें एड ऑन हुआ है। एड ऑन क्या हुआ? गैर यादव, पिछड़ा और दलित, ये ऐड किया अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में। और ये सच्चाई भी है, अखिलेश यादव को दलितों का, गैर यादव, पिछड़ों का वोट मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या सवाल यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला सफल रहा, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी सफल होगा? यह बड़ा सवाल है। क्यों यह बड़ा सवाल है? उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। पहला कारण मैं बताऊं कि लोकसभा का फॉर्मूला विधानसभा में काम नहीं करता है, उसका 2-3 प्रमाण मैं बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को सफलता मिली थी। इंडिया अलायंस मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हुआ तो क्या हुआ? हार गई। संभावना थी विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उसके आधार पर, कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बन गई। चलिए, बिहार अपवाद था, इसलिए कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और जदयू गठबंधन को सफलता मिली थी, विधानसभा में भी मिला था। लेकिन पश्चिम बंगाल, अब आप ये मत कहिएगा SIR, चूंकि SIR का आंकड़ा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि SIR में जितने वोट कटे उससे जिस किसी भी विधानसभा सीट पर जो अंतर आया, 50 विधानसभा सीटें जहां पर की जीत हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कटा, उसमें 25 सीट TMC जीती है, 25 सीट बीजेपी जीती है। इसीलिए वो आंकड़ा बराबर है। इसीलिए यह मत कहिएगा दोस्तों कमेंट में कि SIR के कारण बीजेपी वहां जीती है, क्योंकि SIR ने 50 सीटों पर असर डाला और 50 सीट पर असर डाला तो 25 TMC जीती है, 25 बीजेपी जीती है। आप बीजेपी की 25 सीटें लेकर TMC में जोड़ दीजिए, तब भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां। इसीलिए यह मुद्दा नहीं जीवित है। जीवित क्या है? जीवित यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? अब की बार 400 पार। और अब की बार 400 पार जब बीजेपी ने कहा
तो विपक्ष ने नैरेटिव क्या बनाया कि 400 सीट बीजेपी को इसलिए चाहिए कि बीजेपी बाबा साहब के द्वारा निर्मित भारत की संविधान को बदल डालेगी, संविधान को खत्म कर डालेगी और इसके बाद बदले मनुस्मृति के आधार पर शासन चलेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जिसमें दलितों के लिए सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार होगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों। आप जिन राज्यों में एनडीए की सीटें घटी उन राज्यों की डेमोग्राफी को आप देखिए, आपको स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। एनडीए की सीटें घटी कहां कहां? एनडीए की सीटें घटी महाराष्ट्र में जहां दलितों की बड़ी आबादी है। एनडीए की सीटें घटी उत्तर प्रदेश में जहां दलितों की बड़ी आबादी है। एनडीए की सीटें घटी पश्चिम बंगाल में जहां दलितों की बड़ी आबादी है ना। पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी नागरिकता की चिंता को भूलकर ममता बनर्जी की पार्टी को इसलिए वोट डाल दिया कि जिससे कि भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, दलितों के जो अधिकार हैं, आरक्षण का मामला है, वो सब सुरक्षित रहे। तो ये जो नैरेटिव तैयार हुआ देश भर के अंदर कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र मनुवादी देश बना दिया जाएगा, इस कारण दलितों ने हर राज्य के अंदर जहां जहां भी शक्ति थी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी पर यह वर्ग भारी पड़ा, वहां वहां दलितों का समर्थन मायावती के बदले अखिलेश यादव से जुड़ा। जबकि इतिहास रहा था दोस्तों उत्तर प्रदेश का, विशेषकर मैं बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि 1995 के बाद से जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती के साथ जो वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के दलित अखिलेश यादव के खिलाफ रहे हैं, हर दिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिलता, सही था। इसके अलावा एमवाई समीकरण जो अखिलेश यादव का था, एमवाई समीकरण की जो आक्रामकता थी, जब कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार में आई, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, हर दौर में जब मुस्लिम यादव आक्रामकता से के कारण जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग वो समाजवादी पार्टी से कटता रहा, सच है। और यही वो कारण था दोस्तों कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, तो चाहे वो कुशवाहा जाति के लोग हो, चाहे वो लोध जाति के लोग हो, चाहे वो कुर्मी जाति के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज ही क्यों नहीं हो, अग्री जाति के लोगों ने भी, ब्राह्मण विशेषकर, ठीक है। जब बीजेपी कमजोर पड़ी तो बीएसपी के साथ गई, बहुजन समाज पार्टी के साथ गई। याद कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बाबूराम कुशवाहा बसपा में थे, कई बड़े गैर यादव ओबीसी समाज के नेता बसपा से जुड़े हुए थे, ओम प्रकाश राजभर बसपा में थे। याद है, ब्राह्मण के बारे में चला कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चल बढ़ता जाएगा, यह नारा लगता था उत्तर प्रदेश में। यानी गैर यादव पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ये कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। यह इतिहास था। 2024 में केवल इसलिए साथ है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान अगर खत्म हो गया, भाजपा हिंदू राष्ट्र बना देगी, जो विपक्ष नैरेटिव तैयार करने में सफल रही। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो नैरेटिव तैयार हुआ, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। समाजवादी पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में भी एक चालाकी किया। चालाकी ये किया कि मुसलमान और यादवों को टिकट ही नहीं दिया, मात्र 4 मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, मात्र 4, और यादव जाति के मात्र 5। यानी 62-63 लोकसभा सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, इसमें आप मुसलमानों का औसत कितना है उत्तर प्रदेश में? लगभग माना जाता है 18 से 20% आबादी है। 63 सीटें लड़ रहे थे अगर अखिलेश यादव, 62 या 63, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं दोस्तों, कहीं सही कर दीजिएगा आप। 62 या 63 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इसमें 20% का मतलब होता कम से कम 12 लोकसभा सीट मुसलमानों के हिस्से में जाना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट कितना दिया? मात्र 4। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि मुसलमान उम्मीदवार अगर हम देंगे तो मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण का परिणाम समाजवादी पार्टी लगातार भुगत रही है 2014 से। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यादवों को भी टिकट नहीं दिया। जो 5 यादव चुनाव लड़े, ये सब के सब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के परिवार के ही थे, परिवार के थे। अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव थे, धर्मेंद्र यादव थे, तेज प्रताप यादव थे, अक्षय यादव थे, सब के सब
अखिलेश यादव के परिवार के थे। परिवार से बाहर का एक भी यादव को अखिलेश यादव टिकट नहीं दिया। अब बताइए, इस पीडीए के बल पर जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में, एक सबसे पहला चीज, विधानसभा चुनाव में वो अब की बार 400 पार और संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव चलेगा नहीं। दलित अखिलेश यादव को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा सवाल है। गैर यादव पिछड़ा, क्या गैर यादव पिछड़ा अखिलेश यादव के साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कितना जा सकता है आप बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी यदि मुसलमान को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मुसलमान उम्मीदवार नहीं देंगे, तो अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट कटेगा नहीं? आप उदाहरण देखिए दोस्तों, बिहार में क्या हुआ। तो जिस किसी भी विधानसभा सीट पर मुसलमानों को किसी अन्य हिंदू जाति के वोट की आवश्यकता नहीं थी, मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए मुसलमान खुद अपने वोट से ही अपने उम्मीदवार को जिता सकते थे, वहां मुसलमानों ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वहां मुसलमानों ने किसे वोट दिया? AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी को। सच है, और यही कारण था दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक बिहार में चुनाव जीतने में सक्षम हुए। 2 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे और 8 विधानसभा सीटें ऐसी थी बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पर AIMIM वोट काटी इतना, जिससे कि महागठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया। क्या AIMIM ये खेल उत्तर प्रदेश में नहीं करेगा यदि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? तो यही आरोप तो ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव पर भी लगाया था कि तेजस्वी यादव ने यादवों को तो टिकट दिया लेकिन मुसलमानों को मुसलमान की आबादी के अनुसार टिकट नहीं दिया। क्या आरोप लगाया था ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव पर? तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया था ओवैसी ने कि 3% वाली साहनी समाज के नेता मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनाने को तैयार है, लेकिन 17% आबादी वाली मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना नहीं चाहते तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि मुसलमानों का अपना कोई नेता डेवलप हो। और यह आरोप क्या अखिलेश पर नहीं है? क्या अखिलेश यादव के सामने मुसलमान डिप्टी सीएम बनाने की मांग नहीं होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? और यदि अखिलेश यादव मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे तो उन विधानसभा सीटों पर जो कि लगभग 25 से 30 के बीच है उत्तर प्रदेश में, जहां मुसलमान यदि एक मुश्त वोट करें तो अकेले अपने बलबूते पर लगभग 20 सीट तो मुस्लिम आराम से जीत सकते हैं। वो सीट केवल जीतेंगे ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका माहौल पर बड़ा असर पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया आबादी के अनुसार। लोकसभा चुनाव में चूंकि एकमात्र मकसद था मुसलमानों का मोदी हराओ, मोदी हराओ, यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी बनेगा। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिए कि हर चुनाव के आंकड़े आपके सामने होंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग प्लेटफॉर्म पर लड़े जाते हैं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर वोट ज्यादा पड़ता है, स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर कोई अदना सा निर्दलीय उम्मीदवार भी 500,000 वोट काट ले जाता है विधानसभा चुनाव में। सच है या नहीं है? दूसरी बात मैं बता रहा हूं दोस्तों कि अगर यही फॉर्मूला जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनाया था कि मुसलमान को टिकट नहीं देना है, मुसलमान को कम टिकट देना है, तो उसका फायदा AIMIM को मिलेगा। साथ ही एक और बात समझ के रखिए, क्या मायावती इतनी कमजोर हो गई है कि अब ऐसी परिस्थिति का फायदा भी उठाने में सक्षम नहीं है? अगर हम मान लें ये बात कि मायावती इसलिए कमजोर पड़ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मायावती चुनाव लड़ती है, यह बात तो तय है कि मायावती का दुश्मन नंबर 1 अखिलेश यादव है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। मायावती कभी नहीं चाहेंगी, मायावती तो यही चाहती ही है कि भले ही बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए लेकिन अखिलेश यादव नहीं जीते। सच है या नहीं है? तो अगर वो गेम भी मायावती करती है तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में दोस्तों मार्जिन 10,000 मायने नहीं रखता, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई सीटें 1000 से नीचे वोट पर फैसला होता है।
और अखिलेश यादव तो इतने बड़े बाहुबली है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी शून्य हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24x7 काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं है क्या कि अखिलेश यादव क्या कर रहे होंगे। कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही ओवर कॉन्फिडेंस में हल्के में ले लिया था और इसी का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी हल्के में लेगी अखिलेश यादव को, इस बात का कल्पना करना भी समझ से परे है दोस्तों। बीजेपी कभी भी अखिलेश यादव को हल्के में नहीं लेने जा रही है। दूसरा, यादव, अगर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी यादवों को टिकट नहीं दिया और जो यादव को टिकट दिया भी तो केवल परिवार से देंगे अगर, तो यादव समाज के लोग, एक याद रखिए दोस्तों, 2014 के बाद चाहे किसी भी जाति में हो, हिंदू समाज के अंदर एक बड़ा वर्ग है हर जाति में, किसी जाति में कम, किसी जाति में ज्यादा, लेकिन यादवों में भी एक बड़ा वर्ग है जिसका हिंदूकरण हो रहा है, हिंदूनाइजेशन हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि उम्मीदवार किसका है, किस जाति का उम्मीदवार है, वो सीधा देखता है कि उम्मीदवार है किसका, उम्मीदवार किसका है उसको वोट डालता है, किसी भी जाति का। तो ये हिंदू वोट बैंक जो एक बड़ी तेजी से देश के अंदर बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और उसमें यादव भी शामिल है। तो जब यादव समाज के लोग इसके कारण बीजेपी से भी जुड़ सकते हैं, और बीजेपी तो मौके की तलाश में है। अगर अखिलेश यादव, अगर यादवों को टिकट कम संख्या में देंगे, लोकसभा चुनाव में मात्र 62 उम्मीदवार होंगे, विधानसभा चुनाव में 400 सीट है दोस्तों, उसका नैरेटिव बनना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव परिवार से बाहर के लोगों को टिकट नहीं देंगे, यादव समाज के लोगों को, तो अखिलेश यादव के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई भी है। अगर यादवों को टिकट देते हैं तो फिर वही गैर यादव पिछड़ों का ध्रुवीकरण, अगर मुसलमानों को टिकट देते हैं, यादवों को टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव की तरह, तो फिर वही 2017 वाला, 2022 वाला, 2014 वाला, 2019 वाला ध्रुवीकरण होगा। और अगर टिकट नहीं देते हैं तब उसका लाभ क्या बीजेपी उठाने का प्रयास नहीं करेगी? क्या AIMIM उठाने का प्रयास नहीं करेगी? इतना ही नहीं, कांग्रेस भी ताक में है। कांग्रेस भी इस ताक में है कि अखिलेश यादव को कब कमजोर किया जा सके। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, कांग्रेस तभी आगे बढ़ेगी जब क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब तक कमजोर नहीं होंगे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, पंजाब में जब तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी कमजोर नहीं होगी कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, स्टालिन जब तक कमजोर नहीं होंगे कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, ममता बनर्जी की हारने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में संभावना है। तो कांग्रेस का अखिलेश यादव के साथ क्या रजिस्ट्री कर दिया है क्या उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव तो वैसे भी राहुल गांधी के निशाने पर है। तो अगर मुसलमानों का टिकट घटाएंगे अगर अखिलेश यादव, तो क्या कांग्रेस उसका लाभ नहीं उठाएगी? कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है ना, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी जमीन कहां मिलेगा? जमीन मिलेगा पुराने समीकरण में, दलित, मुसलमान, सवर्ण। और लगातार कांग्रेस पार्टी, अगर आप राहुल गांधी की कांग्रेस को देखेंगे तो विगत 2 साल से लगातार राहुल गांधी दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सामने दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन लगातार राहुल गांधी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की राजनीतिक रास्ते पर अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पीडीए, और पीडीए में भी छोड़ दीजिए, अब तो ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं, अखिलेश यादव परशुराम जयंती मना रहे हैं, और ये लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर ब्राह्मणों को समाजवादी से जुड़ जाना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? क्या बिहार में जब तेजस्वी यादव ने A to Z की बात की थी तो A to Z में कितने सवर्ण तेजस्वी यादव से जुड़े? A to Z के चक्कर में तेजस्वी यादव का माई भी तेजस्वी यादव को छोड़ दिया था। जानते हैं आपको बिहार में क्या हुआ? जहां जहां आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में लड़ा है, वहां जहां जहां जिस विधानसभा सीट पर, जिस लोकसभा चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव 24 का हो, चाहे विधानसभा चुनाव 25 का हो, जहां जहां तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को टिकट दिया, वहां यादव जाति के लोगों ने भी
आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, वहां यादव हिंदू बनकर वोट कर, हिंदुओं ने वोट किया, हिंदू बनकर यादवों ने वोट किया। क्या यह उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? जब पश्चिम बंगाल में यह हो सकता है तो उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल की तुलना में कहीं आसान है दोस्तों। जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 65% हिंदुओं का वोट पा सकती है, जब असम जैसे राज्य में 70% हिंदू बीजेपी को वोट कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हिंदू लहर नहीं चलेगा, इस बात की कौन गारंटी ले सकता है दोस्तों? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।